देखो भाई, जय श्री कृष्णा। गर्मी का माहौल है? चलिए, थोड़ा पिछली क्लास बताना कहाँ तक थे। भेद कराए। अब तक हमने देखो तुम्हें संधि की परिभाषा बताई। संधि की परिभाषा में कहा गया कि भाई परः सन्निकर्षः संहिता। आचार्य पाणिनि ने कहा कि भाई परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। संधि को ही आचार्य पाणिनि ने किस नाम से जान बताया? संहिता नाम से। संहिता बोले तो संधि। उन्होंने कहा वर्णों की अत्यधिक समीपता को। आगे चल के आचार्यों ने भी तो कहा कि वर्ण संधानम संधि ही, अरे वर्णों के ही मिलन को ही तो संधि कहते हैं, और वो भी मिलन भी कैसा होना चाहिए? बहुत अधिक निकट, बीच में कोई और वर्ण नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा अर्थात करके ये लिखाया होगा कि भाई दो वर्णों के अत्यंत निकटवर्ती मेल। दो वर्ण हैं, कुछ ऐसे कह जाते हैं बोलते बोलते कभी ध्यान नहीं देते, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कुछ कह जाते हैं कि दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अरे भाई, दो या दो से अधिक शब्दों का मिलन समास में तो हो सकता है, लेकिन दो वर्णों का मिलन क्या तेरे घर में होता है भैया? दो वर्णों से अधिक का मिलन? अरे दो वर्ण होंगे, पहले शब्द का तो अंतिम होगा और दूसरे शब्द का पहला होगा। ये दो ही तो वर्ण होंगे, दो से अधिक वर्ण नहीं हो सकते संधि के अंतर्गत। ठीक भाई, तो दो वर्णों का मिलन होगा, जो पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला। क्लियर है? अब बताया हमने संधि का भेद। तो संधि के भेदों में कहा कि संधि के भैया मुख्यतः तीन भेद होते हैं, लेकिन वो पहले आचार्य पाणिनि के अनुसार टोटल कितने भेद बताए गए थे? पांच थे। अच है, हल है, विसर्ग है, स्वादि है और प्रकृति भाव है। अच संधि है, अच बोले तो स्वरों की संधि। हल है व्यंजन वर्णों की संधि। विसर्ग के आगे कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, व्यंजन या स्वर कोई सा आ जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन होगा तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। आगे प्रकृति भाव आती है, इनमें स्वरों की शर्त होती है, इसलिए स्वर संधि में मिला दिया जाता है। और जो आपका स्वादि संधि है, उसमें विसर्ग की शर्त है, इसलिए इसे विसर्ग में मिलाया जाएगा। तो स्वादि को तो विसर्ग में और प्रकृति भाव को अच में मिला दिया। इस तरह मुख्यतः संधि के कितने भेद हो गए? अब 3। पाणिनि नाम आए तो उत्तर कितने आएंगे? 5। फिर हमने यानी संधि रूपी वृक्ष का निर्माण कराया कि स्वर के हमने 8 भेद गिना दिए गत कक्षा में, और व्यंजन संधि के हमने आपको 14 भेद सिखाए, और विसर्ग के हमने 4 भेद सिखाए, जिसमें से हम अब स्वर संधि स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, लिखिए नंबर 1 डाल दें, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर शुरुआत हो रही है। हमने संधि के भेद गिना करके चार्ट तैयार करवा दिया। अब पहली संधि स्टार्ट करते हैं, स्वर। और स्वर को ही देखो, माहेश्वर सूत्रों में स्वरों को गिना जाने वाला प्रत्याहार कौन सा है? अच। अच्छा जाते हैं, स्वर संधि को ही अच संधि के नाम से जान सकते हैं। अच संधि, ठीक है ना? अच संधि लिखें। जब स्वर के बाद में स्वर वर्ण आ जाए, जब स्वर के बाद में स्वर वर्ण आ जाए, तो वहां निश्चित रूप से स्वर संधि ही होगी। स्वर संधि ही होगी। देखो ये देख लो, इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो, जब स्वर के बाद स्वर आएगा ना, तो निश्चित रूप से कौन सी संधि होगी भैया? स्वर। सामान्यतः प्रश्न पूछ लेता है स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो एक बात ध्यान रखना कि स्वर LHS में है और स्वर ही RHS में है, तो निश्चित रूप से वो स्वर का ही उदाहरण है। ओके, अब नीचे लिखो, स्वर संधि के निम्न भेद होते हैं। स्वर संधि के निम्न भेद होते हैं। एक ही लाइन में कॉमा लगा के लिखेंगे। दीर्घ, कॉमा, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्वरूप, दीर्घ,
गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पररूप और अगली आठवीं है, कौन सी है? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव बराबर करके लिख दो 8। अब इसमें नंबर 1 डाल दीजिए, कौन सी संधि आएगी भैया? हाँ जी, देखें दीर्घ। पहली संधि आ जाती है स्वर संधि के अंतर्गत। देखो संधि चल रही है आपकी स्वर, ठीक है ना? स्वर संधि चल रही है और स्वर में हम पहला भेद पढ़ रहे हैं इस समय। कौन सा भेद पढ़ रहे हैं? पहला, दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब देखें, हालांकि स्वर संधि यानी जितनी भी संधियां पढ़ेंगे हमें सूत्रों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सूत्रगान करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? अब देखो, हमें तो सामान्य ज्ञान चाहिए इस जगह पर, फिर भी हम सूत्र पढ़ते हैं इसका। दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा है? अकः शवर्णे दीर्घः। बोलिए, अकः शवर्णे, अकः शवर्णे। शाबाश, इसे उच्चारित करिए, अच्छा लगेगा पुनः। अकः सवर्णे दीर्घः। अब अक प्रत्याहार, अक में कौन कौन से अक्षर आते हैं बेटा? मैंने तुम्हें बताया प्रत्याहारों के अंतर्गत। देखो, इसने कहा अक में आते हैं अ, ई, ओ, री, ली। अब री का दीर्घ होता नहीं है, इसलिए यहां इसे हम हटा दें, ठीक है भाई? इसके बाद में शवर्ण, सवर्ण का मतलब है समान स्वर, तो इन चारों के समान चार ही तो होंगे, तो मैं लिख देता हूं अ, ई, ओ, री, ठीक है भाई? समान स्वर। अब देखो यहां, चलो यहां बाद में करेंगे अभी इस बात को। री। अब इसने क्या कहा? यदि अक के वर्णों के बाद में अक प्रत्याहार, माहेश और सूत्र पढ़े हमने बेटा, नए वाले बच्चे ध्यान रखें कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, ओ, री, ठीक है भाई? अब इसने कहा सवर्ण, सवर्ण का मतलब है समान स्वर, यानी सवर्ण से तात्पर्य क्या है? समान स्वर, ठीक है भाई? समान स्वर। अब आचार्य क्या कहने लगे, दोबारा से फिर समझें इसका नियम कैसे बनेगा। अक छोटे हो या बड़े, मैं ऐसे कह सकता हूं दीर्घ संधि का नियम कैसे बनेगा? यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा हो या बड़ा, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ओ, री, इनके बाद में ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आ जाए तो भैया इन दोनों के जगह पर दीर्घ हो जाएगा, उसी का बड़ा रूप हो जाएगा। जब दोनों की जगह दीर्घ हो जाएगा तो इस संधि को ही किसके नाम से जानेंगे? दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानेंगे, ठीक है भाई? अब देखो, मैं पहले वैसे सांकेतिक रूप में तुम्हें समझा देता हूं कि आ के बाद में आ जाए तो भैया इनका बड़ा रूप क्या होता है? आ। अरे ई के बाद में ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई, ऊ के बाद में ऊ आ जाए तो दोनों का बड़ा ऊ, और रिर्री के बाद में रिर्री आ जाए तो दोनों का बड़ी री हो जाता है। तो हम समझ गए कि भाई दीर्घ रूप हो जाए तो इसे ही दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। पुनः दोबारा समझिए इसकी परिभाषा। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री छोटे हो या बड़े, इनके बाद में समान स्वर आ जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर बैठा हुआ हो तो दोनों की जगह पे, यानी पूर्व पक्ष और पर पक्ष दोनों की जगह पे दीर्घ रूप हो जाएगा। इस परिवर्तन को ही दीर्घ स्वर संधि के नाम से जाना जाएगा। मैं ऐसे कह दूं इसको, देखो भाई, मैं इसको ऐसे कह दूं, देखो ध्यान से, यदि आ के बाद में पहला बिंदु ऐसे डाल करके, यदि आ के बाद में छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद में छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, होना समान चाहिए। समान से मतलब है ये भी कंठ वाला है और ये भी कंठ वाला है, कंठ के बाद में कंठ वाला आ जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। छोटे आ के बाद में छोटा आ जाए तो भी बड़ा आ, ठीक है ना? देखो ध्यान से। और छोटे आ के बाद में बड़ा आ जाए तब भी बड़ा आ, बड़े आ के बाद में छोटा आ जाए तब भी बड़ा आ, और बड़े आ के बाद में बड़ा आ जाए तब भी बड़ा आ हो जाता है। ऐसे ही दूसरा नियम क्या कहने लगा? ई के बाद में समान स्वर, यानी छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तालु के बाद में तालु आ जाए तो होगा दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप।
तीसरा नियम क्या बना हमारा दीर्घ स्वर संधि का, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसके बाद में छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, होगा दोनों के स्थान पर बड़े वाला। और चौथा नियम बनेगा, अरे री के बाद में, छोटी री के बाद में, देखो री वाले छोटी वाले ही उदाहरण मिलते हैं, बड़ी वाले नहीं मिलते हैं। बड़ी वाले तो तब मिलते हैं वो संधि युक्त हो जाता है। री के बाद में री आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब दीर्घ का मतलब है, देखो दीर्घ कैसे बनेगा, ऐसे करके इसमें एक मात्रा है नीचे, यहां डबल कर देंगे, दीर्घ रूप हो जाता है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से समझ लो। अब पुनः आ के बाद में आ जाए तो दोनों के स्थान पर, ई के बाद में ई आ जाए तो दोनों का, ऊ के बाद में ऊ आ जाए तो दोनों का, री के बाद में री आ जाए तो दोनों का, इस परिवर्तन को ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं हम। देखो भाई, इनके उदाहरण देखें, इनके उदाहरण देखते हैं भाई, देखो ध्यान से। आगे उदाहरण हम देखें कि पहला देखो, दैत्य, दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि। अब यहां देखें, दैत्य में क्या है, आ, अरि में कौन बैठा है, आ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, आ और आ मिलकर के यहां क्या बता दिया हमने, आ। अब देखो इस जगह पर हमने आ बना दिया। दैत्य, एक उदाहरण स्पष्टतः समझा देता हूं। या में से आ निकाला तो देखो हमने या को हलंत कर दिया। अरि में से हमने आ हटा दिया तो पीछे कौन बैठा है, री। जब हम जोड़ेंगे तो देखो दैत्य, या में बड़े आ की मात्रा लगा दें और पीछे री बैठा है ना, तो क्या बन गया आपका, दैत्यारी। बना कि नहीं बना। आ के बाद में आ जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, होगा दोनों के स्थान पर बड़ा आ। क्लियर है। अब देखो अन्य उदाहरण देखते हैं हम। अन्य उदाहरणों में यहां देखे दैत्यारी हो गया। अब विद्या प्लस आलय, विद्याधन आलय। अब इस जगह देखें, देखो विद्या यहां दीर्घ आ है और आलय यहां दीर्घ आ है, होगा दोनों की जगह बड़ा आ। ठीक, कैसा होगा, बड़ा आ। यानी मैं ऐसे समझा दूं अब तुम्हें, विद्या में से आ निकाला और जोड़ेंगे क्या हम, बड़ा आ। यानी इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो, विद्या, और इसको हटा करके पीछे वाला जोड़ दो, क्या बन गया ये, विद्यालय। कोई समस्या। देखो भाई, पुस्तक, पुस्तक प्लस पुस्तक धन आलय। अब इसको जोड़ेंगे हम, देखो इस जगह ये आ है और ये आ है, दोनों की जगह बड़ा आ करेंगे, यानी पुस्तक में बड़ा आ जोड़ दो, पुस्तका, और इसको हटाओ और पीछे वाला लिख दो, क्या बन गया ये, पुस्तकालय। कोई समस्या। और देखें हम यहां अन्य भी कितने भी उदाहरण देख लो। देखो देव, धन, अध्यक्ष, देखो देव प्लस अध्यक्ष या पुस्तकालय प्लस अध्यक्ष, कोई भी कर सकते हैं। तो देखो व में क्या है, अ, अध्यक्ष में क्या है, अ और आ मिलाएंगे तो बड़ा आ, बड़े आ को देव में जोड़ दो, क्या बनेगा, देवा। इसको हटा करके पीछे वाला जोड़ दो, क्या बन गया ये, देवाध्यक्ष। बनेगा कि नहीं बनेगा। कुल मिला के बात यह है कि छोटा हो या बड़ा आ हो, उसके बाद में छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, होगा दोनों के स्थान पर बड़ा आ। क्लियर है। अब देखो ई के पास आ जाओ। ई छोटी हो या बड़ी, ई छोटी हो या बड़ी, उसके बाद में छोटी ई हो या बड़ी हो, होगा दोनों के स्थान पर दीर्घ ही। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं हम ई के उदाहरणों में। जैसे उदाहरण के लिए देखो सतीश, है ना, सती। अब एक सेकेंड, देखो मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूं। सतीशः, नदीशः, हरीशः, कपीशः। देखो अब इसमें देखें, सती तोड़ने का एक नियम है संस्कृत में, संस्कृत हो या हिंदी हो बेटा, ध्यान से समझें सभी विद्यार्थी। यदि वह स्त्रीलिंग शब्द है तो बड़े स्वर से तोड़ देना, और स्त्रीलिंग के अलावा चाहे वह संस्कृत का पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है तो आप छोटे से तोड़ देना। देखो सती क्या है आपकी, स्त्री, सती स्त्री है तो इसको बड़ी ई से तोड़ेंगे, सती। धन, ईश तो भैया सबका मालिक होता है, सती प्लस ईशः।
अब देखो नदी, नदी भी स्त्रीलिंग है, इसको तोड़िए, नदी प्लस ईशः। अब देखो यहां हरि, हरि, हरि तो पुल्लिंग है, हरि शब्द को छोटे से तोड़ेंगे, हरि प्लस ईशः। लो भाई, और देखो कपीशः। अब यहाँ कपी शब्द का मतलब है पुल्लिंग, बंदर, है कि नहीं है। अब देखो कपी को भी हम छोटे से तोड़ देंगे, कपी प्लस ईशः, ठीक है ना। अब देखो उदाहरण के लिए और भी देखें हम, परि प्लस इक्षा, परिधन इक्षा। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ना तोड़ना दोनों साइड में चल रहा है हमारा। हमने अब तक तो क्या किया, विच्छेद किया। अब इस उदाहरण को मैं वैसे आप समझ सकते हैं ना, अरे बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर के देखो क्या बन गई, बड़ी ई। बनी कि नहीं बनी? वैसे जोड़ के बताऊं क्या? देखो और भी देखो, एक उदाहरण ले लो, हम इसको ले लेते हैं। देखो कपीशः, इसको वैसे समझा देता हूं। कपी में क्या है, ई, इसमें क्या है, बड़ी ई के बाद ई आ जाए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, दोनों की जगह क्या करेंगे, बड़ी ई। क्लियर है? कोई उदाहरण समझ में नहीं आए बोल देना। अब देखो कपी में से छोटी ई निकाली, तो देखो मैं ऐसे समझा दूं तुम्हें, कपी पा में से छोटी ई निकाली, निकाल करके लगाएंगे कौन सी, बड़ी। भाई पा में से छोटी ई निकाल दी, अब लगाएंगे कौन सी, बड़ी। कपी में यानी पा में बड़ी की मात्रा लगा दी। अब इसको हटा दो और पीछे वाला लिख दो, क्या बन गया, ये क्या बन गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो यहां, अब देखो परि प्लस इच्छा, है ना। अब देखो यानी इच्छा का मतलब है मूल्यांकन, इच्छा का अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन। और परि का मतलब है समग्र, परि का अर्थ क्या होता है, समग्र। परि का मतलब चारों ओर, यही तो होता है परिक्रमा, है ना, परिक्रमा। ऐसे अब देखो यहां परिक्रमण और परिभ्रमण, परि का मतलब चारों ओर। अगर परिक्रमा करी जाए, चारों ओर अगर कोई घूमता हो तो उसे परिक्रमण कहते हैं, और अपनी ही धुरी पर चारों तरफ घूमता हो तो परिभ्रमण कहते हैं। क्लियर है भाई? पृथ्वी चारों तरफ, पृथ्वी है अपनी धुरी पर ही घूम रही है तो क्या कहेंगे उसे, परिभ्रमण। और यदि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो परिक्रमण। तभी तो कहें गिरिराज जी की का करें हम, परिक्रमा। हम घूमे वाके, गिरिराज जी तो घूम रहे हैं हमारे चारों तरफ, ना है ना। आगे ना समझ में? अब देखो परि का मतलब है चारों ओर, चारों ओर का मतलब क्या है, समग्र। और इच्छा का मतलब है मूल्यांकन। और समग्र मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जा रहा है, परीक्षा के माध्यम से। होता है कि नहीं होता है? अब देखो परि में छोटी ई है, इच्छा में बड़ी ई है, ई और ई मिलकर के क्या होंगे, दीर्घ ई बनेंगे। यानी रा में बड़ी की मात्रा लगा दो आप, परि, इसको हटाओ और पीछे वाला जोड़ दो, का बन गई। क्लियर है? कोई समस्या? अब ऊ पे आ जाओ। उदाहरण तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, आपको तो टॉपिक समझना है, ठीक है भाई। अब देखो ऊ के उदाहरण, खंड तीसरा शुरू हो जाता है। ये दूसरा खंड था भाई। तीसरा खंड क्या कहता है, ऊ के बाद में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद में समान स्वर यानी ऊ बैठा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, होगा दोनों के स्थान पर बड़े वाला, दीर्घ हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखें, भानुदय, भानु प्लस उदय, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये भी छोटा ऊ है और ये भी छोटा ऊ है। ऊ और ऊ मिला के, ऊ और ऊ मिला करके क्या करेंगे, दीर्घ ऊ। यानी नाम है, बड़े ऊ की मात्रा लगा दूं, नाम है, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी मैंने, भानु। और इसको हटा दो भैया, इसको हटा दो। देखो इसको हटा दिया और पीछे क्या लिखा हुआ है, दय, का बन गए, भानुदय। भानु कहते हैं सूर्य, भानोदय इति भानुदय। अरे सूर्य भगवान जब उदय हो जाते हैं तो उसे ही भानुदय कहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, अब मैं बात करूं गुरु प्लस उपदेशः। लो भाई ये भी देखो, छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, दोनों मिलके क्या होंगे, बड़े ऊ। यानी रा में बड़े ऊ की मात्रा लगा दूं ना भाई। ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ, दोनों मिलके कैसे हो गए, बड़े वाले। बड़े वाले ऊ हो गया तो बड़े वाले ऊ को ऐसे लगाते हैं हम, गुरु। अब इसको हटा दो भाई, दोनों को मिलाया था ना हमने, दोनों को मिला के क्या कर दिया, एक कर दिया, बड़ा कर दिया। और बड़ा हमने इसमें जोड़ दिया ना। अब बड़ा जब हमने इसमें जोड़ दिया तो गुरु, और इसको हटाएंगे और पीछे लिख देंगे, क्या लिख रहा है यहाँ पे, पदेश, और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गुरु उपदेश। कोई समस्या बेटा? अब देखो
कुछ नहीं है, संधियां आप छठवीं से पढ़ रहे हो, लेकिन समझ में आज तक आई हैं तुम्हारे? स्वर तो आ गई है, दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि तक आ गई है। साहब पेपर में ये आ जाए करें, ये भगवान जी याद ऊपर नहीं दे करें, है ना, याद ऊपर ही आएंगे। अब देखो कहा बने गए, गुरु उपदेश, कोई दिक्कत आई? अब देखो लघुर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी का मतलब है लहर, लहर आ रही है तभी तो बड़ो स्वर आया हो हमें। जब भगवान जी ने नाम बांटे ना, नाम, तो महिलाएं ले गई बड़े बड़े नामों को, तुम रह गए बेटा टुनटुनपाल, है ना। कैसे? महिलाएं ले गई बड़े बड़े नामों को, बड़ा आ गीता ले गई, बड़ी ई है लक्ष्मी ले गई, उठाए गए, हटा, ऊ खुशबू ले गई। यानी कुल मिला के बात है, बड़ो आ, बड़ी, बड़े ऊ, सवरे स्वरन ले गई महिलाएं। और तुम्हारे पास कहा जाओ छोटा महेश जेवे वो जमाऊंगा। देखो लघु प्लस ऊर्मी। अब देखो लघु में क्या है, यहाँ छोटा हूं, ऊर्मी में क्या है, बड़ा हूं। ऊ के बाद ऊ आ जाए, चाहे छोटा हो या होगा क्या, बड़ा। तो देखिए घाघर में बड़े ऊ की मात्रा लगा दूं, लघु हो गया। अब इसको हटा दो, पीछे जो हतुका है वह कुंजी जमा दो, जमा दो ना, जमावो सीखो नहीं का रोटी नम जोल लगा में, ठीक है भाई। लघुर में बन गो कि नहीं बन गो? कोई दिक्कत आ रही है कैसी हूं? अब देखो लघुर्मी है गई, अब तुम बड़े है गए, नौकरी लगेगी, नौकरी लग के घर में कौन आवेगी? दिए के सही बड़ो बधू प्लस उदय। अब बहू को उदय है गो घर में, लो भैया बहू आ गई, गाड़ी इन तो उतरी है 1100 रुपया, बधू प्लस उदय है, घर में उदय हो रहा है, मना ले उत्सव। 2-4 दिन पीछे आदेश चलेंगे, बद्धादेश यण संधि में, बधू और ऊ, बड़े ऊ के बाद ऊ आ जाए, यानी छोटा हो या बड़ा हो, बाद में छोटा हो या बड़ा हो, होगा बड़ा आ, बड़ा ऊ होगा, तो ऊ का दो ऊ रहने दूं, मैं रहने दूं, तो बधू का दो बधू रहा भैया, ठीक है। और इसको हटा दो बस, का आएगो, अब जोड़वा आएगो तुम पे, हद का चुना है, बधूद है। अब बधूद है हो गया तो भैया उत्सव भी मनेगा, घर में लियो 10 किलो बतासे, टिंकी के पापा, चिंकी के पापा बतासे ले आओ 10 किलो, घर में बहू आई है, बजा ले ढोलक। देखो 2-3 दिन बीच पी लियो चाय, बधू प्लस उत्सव। हाँ देखो भाई बधू का उत्सव मन रहा है, यहाँ देखें बड़ा ऊ है, इसके बाद में छोटा ऊ है, होगा दोनों के स्थान पर बड़े वाला, ठीक है भाई। और बड़े वाला है तो यों की त्यों ही बधू का बधू रखो, इसको हटाओ और पीछे वाला जोड़ दो, का बन गए? कोई समस्या? लो भाई अब हमने तीसरा खंड भी पार कर गए, हम पढ़ गए 3 परिक्रमा पूरी, चौथी रह गई गिरिराज जी की, फिर राधा कुंड है पटकी लंगे हम। देखो 3 हो गए, अब चौथी पे आ जाओ। लो भाई चौथा खंड कौन सा था? री के बाद में री आ जाए तो होगा क्या? बड़ी री, यही तो है भाई। हमने दीर्घ संधि के 4 नियम पढ़े, अ ई उ री। अरे आ के बाद में आ जाए तो होगा दोनों का, ई के बाद में ई आ जाए तो होगा दोनों का, उ के बाद में ऊ आ जाए तो दोनों का, और री के बाद में री आ जाए तो दोनों का। क्लियर है? संधि खत्म। बोल गिरिराज महाराज की। देखो भाई इधर सुने, पितृ धन ऋणम, गुजर दी के पढ़िया वो? अच्छा नहीं, वो देव बाबा की जय करके और पढ़िया ही बढ़िया मांगते हैं, है ना। पितृ प्लस ऋणम, री है, री के बाद में री करेंगे तो दोनों का क्या होगा? बड़े वाला, यानी री की मात्रा बड़ी हो जाएगी। अब ता में छोटी री की मात्रा तो हटा दो, हटा देना। अब हटा दी तो ता पे बड़ी की मात्रा लगा दो, बड़ी री की, देखो लग गई, लगा दिया ना हमने। अब इसको हटा दो, ठीक है भाई। ये हट गया तो पीछे कौन बैठा है? ऋणम, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्लियर है? कोई समस्या किसी को? लेश मात्र भी? चलो ये बन गया पितृणम। और चलते हैं, देखो कर्त्री, कर्त्री प्लस रिद्धि, रिद्धि
कर्ता की रिद्धि। लो भैया, कर्ता की संपत्ति आ गई, समृद्धि आ गई इस जगह पर। कर्त्री में क्या बैठा है? री। रिद्धि में क्या बैठा है? री। और समान स्वर बैठे हों तो संधि कौन सी होगी? संधि बड़ी। छाछ का प्रयोग ज्यादा चल दिया है अब, है ना। मैं कह रहा हूं री के बाद री बैठी हो, संधि कौन सी होगी? मान की बड़ी री, है ना। तो देखो, री के बाद में री बैठा हो तो दोनों का दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ी री हो जाएगी। तो सेम कंडीशन देखो, कुछ नहीं है जोड़ने में, ऐसा का ऐसा लिखो, इसको लिख दिया हमने, और री हो गई बड़ी, तो इसको बड़ा कर दो। और अब इसमें क्या करें हम? अम्बे देखो भाई, इसको हटा दो, इसको हटा करके जो पीछे है योग्य तो ही लिख दो। क्या बन गए? कर्तृद्धि। कोई समस्या? चलो भाई, अगला बिंदु भ्रातृ प्लस ऋणम। लो भैया, भैया का ऋण, भैया पे तो पैसा ले गए 1000 रुपया, और भैया को लाके वापस दे दिए, जो ले गए गए वो कहो ऋण। ठीक है भाई। अब देखो, भाई का ऋण, भ्रातृ भाई। अब देखो, री और री मिलके बड़ी बन गई, तो भ्रातृ। अब त्रा में बड़ी लगा दो, भ्रातृणम। बन गया कि नहीं बन गया? भ्रातृ। देखो, री और री बड़ी री हो गई, ता पे बड़ी लगा दी, और इसको हटा करके और पीछे वाला क्या लिख दो? डम। बन गया भ्रातृणम। कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है ना। चलो एक आध उदाहरण और लिखते हैं हम। देखो, अब तुम्हें ऐसा उदाहरण आ गया, अब कहा गया इसको तोड़िए भैया, होशियार हो। अब देखो तुम तोड़ेंगे कैसे? जब गुरुजी ने यूं कह दी कि डबल आ जाए ऐसो, तो संधि का उदाहरण कौन सा होगा? दीर्घ। अब भाई तोड़ेंगे कैसे? अब कोई चीज डबल होगी तो भाई खुद ही खुद धल्लेंगे का और कूदेंगे? दोनों को देना पड़ेगा, नहीं तो खोपड़ी फूटेंगे। फूटेंगे नहीं फूटेंगे? अब तुम 2 जने, 2 रुपया है, एक जन जेब में धल्ले, वो कंसरा दे देगा, बांट आए, मान के कैसे बांटेगा? अरे ज्यादा ना है तो भाई ले ले, वो कौन सी है खट्टी मीठी गोली? पल सवारी। देख ले, पल सवारी ले ले, 2 रुपया की एक एक गोली तो आवी बट में, ऐसे तो रही है, तू इधर के चल दे, है ना। चाहे मैं खाऊं नहीं, थूक दूंगा मोहम्मद तक के, पर ले। देखो, अब डबल लेना है, इसको बांट दो दोनों साइड में। लो भैया, ता पे री लगा दी, प्लस एक री को निकालो और उधर रख दो पल्ली साइड में। कोई समस्या? देखो कोई भी उदाहरण देखो, सतीश कैसे बांटेंगे? स्त्री है तो बड़ा करो सती, और ईश तो सबका मालिक है इसलिए बड़ा आएगा सतीश। नदीस क्या बनेगा? नदी प्लस ईशः। हरिधन ईशः, कपि प्लस ईशः, परिधन ईक्षा, भानु उदय, गुरु उपदेश, लघु ऊर्मी, बधु उदय, बधु उत्सव, पितृ ऋणम, कर्तृ रिद्धि, भ्रातृ ऋणम, होत्रिकार। होत्री प्लस ऋकार। अब आ गया ना समझ में? दीर्घ भैया समाप्त हुई। कोई समस्या? लिखो, इच्छा शब्द स्त्रीलिंग है और परीक्षा शब्द ही स्त्रीलिंग है, लेकिन परी एक अव्यय है बेटा। यदि शब्द, आप ध्यान रखो, यदि शब्द स्त्रीलिंग है तो आएगा बड़ा, और स्त्रीलिंग नहीं है, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे अव्यय हो, सब आएंगे छोटे। परे, अब परे शब्द है, ये क्या है आपका? उपसर्ग है। उपसर्ग है तो भैया ये तो छोटा ही आएगा। ठीक है ना? आया समझ में? चलो, है ये जो पीछे लग रहे हैं, ये तुमने कछु ना लगाना, सब लगे लगाया आवेगा। आज के टाइम पे नौकरी भारी सरल, मई प्रश्न और मई उत्तर, हतो कि ना है? न तुम्हें विसर्ग लगाने, न हलंत लगानो, न कोमा लगानो, न बिंदी लगानी, लगे लगाया आवो कि वो गोला बननो है। सही है? गोला को चक्कर है, गोला को चक्कर है। मिश्री खाओ, गोला भरो। लिखिए, दीर्घ संधि नियम लिखें। यदि लिखें, या और दा पे छोटी की मात्रा। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व लिख के दिखाओ। देखो ऐसे टिप ले,
हाँ लटी प्ले ऐसे हैं। हाँ में रा लगेगो, री मत लगा दियो। यदि हरस्व, हरस्व का मतलब एक जनो बोले हो बस है, छोटो। यदि हरस्व या दीर्घ अ ई, चारों ने वैसे लिख दियो, अ ई ओ री, अग प्रत्याहार वाले अक्षर। यदि हरस्व या दीर्घ अ ई ओ री के बाद में हरस्व या दीर्घ समान स्वर आ जाए, हरस्व या दीर्घ समान स्वर आ जाए तो लिखें तापे होगी मात्रा तो हमें पूर्व प्लस पर के स्थान पर, पूर्व प्लस पर के स्थान पर, पूर्व का मतलब पहला, पर का मीन्स बाद का, पूर्व प्लस पर, पूर्व प्लस पर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ हो जाता है। इस परिवर्तन को ही कोमा लगा के, इस परिवर्तन को ही दीर्घ संधि कहते हैं। याद हो गया ना? हरस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद में हरस्व या दीर्घ समान स्वर बैठा हुआ हो तो भैया दोनों के स्थान पर, यानी पूर्व प्लस पर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। इस परिवर्तन को ही दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसको उतार लो भैया, लो इसको उतार लें। आ के बाद में आ जाए तो दोनों का मोदे बोलो, ई के बाद में ई आए दोनों का, उ के बाद में उ आए तो दोनों का, री के बाद में री आए तो दोनों का। इस परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। पहले इसको उतारो और फिर शुरुआत कर दो भैया। दैत्यारी विद्यालय पुस्तकालय देवाध्यक्ष। दीर्घ में कोई समस्या? बहुत बढ़िया, एक संधि आउट। और घर जाके आप मेरे कहने से एक काम करना, नीचे 4-4 5-5 लाइन छोड़ दिया करें ताकि घर जाके तुम और नए उदाहरण खुद जोड़ो पढ़ के। कोई समस्या आवे तो फिर आएगे, फिर हमसे पूछो। लिख दो। लिख दिया। इन उदाहरणों को 4 उदाहरण लिख लिए हमने आके, ठीक है ना? पहला खंड हो गया। लो भैया पहला खंड समाप्त, यानी पहला खंड मतलब आ के उदाहरण। अब दूसरा ई के उदाहरण आएंगे। बढ़ाऊं? चलो भाई, अब देखो ई के लिख डालो, ई ऊ और री के।
कुछ स्वरों का नाम गुण रखा, ठीक है भाई, शाबाश। कुछ स्वरों का नाम गुण रखा। अब वो कैसे रखा, तो देखो पहला सूत्र आया अदेंग गुणः। लो भाई, पहले इसमें आपसे पेपर में पूछ सकता है गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। दो ही संधि ऐसी हैं जिनमें आपसे सूत्र आपको यानी पूछ सकता है एक तरीके से। गुण नाम देने वाला सूत्र कौन सा है और संधि करने वाला सूत्र कौन सा है। वृद्धि नाम देने वाला सूत्र कौन सा है और वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है। तो देखो ये दो ही संधि ऐसी है। अब इसमें देखें गुण संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाम, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र, करने वाला सूत्र। लो भाई, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुणः, अदेंग गुणः। लो भाई, इसने क्या कह दिया, अदेंग गुणः। अब यहां हम इसको तोड़ के देखें, अदेंग में क्या है, देखो इसको हम तोड़ेंगे तो अत एंग, अत एंग, ऐसे ही तो टूटेगा, अत एंग गुणः। अब आचार्य कहने लगे कि त जिसके बाद हो या ता के जो बाद हो वो केवल अपना बोध कराते हैं। चलो इस बात को छोड़िए आप, अत से मतलब क्या है, अ। और एंग प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं, माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा है ना तुमने, अ ई ऊण री रे क ए ओंग, ए ओंग, ठीक है भाई। अब ए ओंग में कितने अक्षर आएंगे, ए और ओ, यही तो अक्षर आएंगे, ए और ओ, ये दो अक्षर आ जाएंगे। तो देखो भाई ध्यान से समझना, पहले तो आचार्य ने नाम रखा, तुमको कैसे पहचाना जाएगा किसी भीड़ में। मान लीजिए मैं, अब जैसे मैं खड़ा हूं चौराहे पे, तुम ऐसे बताओगे ऐसे ऐसे आकृति वाला इन कपड़ों वाला फलान आदमी है, उसे पकड़ के लाओ, तो ले आएंगे। ऐसे कपड़ा तो जन कौन पहन सके, ऐसी ऐसी आकृति जन कितने गन की है सके। आप तो नाम से तुमसे कहा जाए राम कुमार शास्त्री सर जैसे चौराहे पे खड़े हुए हैं, उनको बुला के लाइए, तो आप जाएंगे, गिरो पकड़ ले, है ना, है ना, इरो पकड़ ले। तो आपने किससे समझा, नाम से। तो आचार्य ने नाम बताया तीन स्वरों का। भाई स्वरों के अंतर्गत तीन स्वर ऐसे हैं जो भैया गुण नाम से जाने जाते हैं। एक तो है अ, एक है ए और एक है ओ। पेपर में पूछेगा गुण नाम से जाने जाते हैं कौन कौन से, अ ए ओ। मैं पूछूं तुमसे, निम्न में से कौन सा स्वर गुण नाम से नहीं जाना जाता, अ ए ओ आई, आएगी समझ में। तो तीन स्वरों का नाम गुण है, अ ए ओ। अब आचार्य ने कहने का नामकरण संस्कार कर दिया, लो भैया छींटा मार मुर्गे कि तुम तीन स्वरों का नाम क्या है, गुण। अब नाम रख दिया गुण। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अगला सूत्र आया गुण संधि करने वाला सूत्र। गुण संधि करने वाला सूत्र, गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, लो भैया गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुणः, आद गुणः। ये क्या कहने लगा, इसने कहा कि भाई अभी हमने पढ़े थे अ ई उ री, चार पढ़े थे ना, इनके सामने छोटा हो या बड़ा, इनके सामने समान स्वर आ जाएगा तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ। अब इन्होंने आचार्य ने क्या किया, अ ई उ री, इन चार स्वरों को आ के बाद तोड़ दिया। आ को LHS बना दिया, ई उ री को क्या बना दिया, RHS, तोड़ दिया। आचार्य कहने लगे यदि आ के बाद में छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके बाद में, ठीक है भाई, इसके बाद में देखो भाई ई छोटी हो या बड़ी ई हो, ऊ छोटा हो या बड़ा ऊ हो, और री बाद में बैठी हो या री बाद में बैठी हो, ठीक है ना, तो क्या होगा। लो भाई अब हम आ के बाद में ई हो तो हम दोनों के स्थान पर क्या करें, क्यों करें, हम ना कर रहा वो करूंगा, रोक ले तुम, रोक सके कोई, मैं रोक सके, क्यों रोक सके। देखो गलत तो तुम जो बता रहे हैं तुमने वो पढ़ रहा है पहले गाइडन में, लेकिन गलत क्यों है, यूं तो होना चाहिए तर्क कि गलत क्यों है। अगर कोई तुमसे पूछे कि आ और ई की जगह पे हम वो करेंगे, लेकिन मान के ना कर सके गुरुजी, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, तो देखो इस बात को समझें। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ई का क्या है, तालु, ऊ का क्या है, ओष्ठ, री का क्या है, मूर्धा, री का क्या है, दंत, ठीक है ना, यही तो है उच्चारण स्थान। अब देखो भाई आ का क्या है, कंठ,
ए का क्या है, कंठ तालु, ये कंठ तालु है, और ओ क्या है, कंठोष्ठ। आप तो ऐसे समझ लो, आ कंठ है, ए कंठ तालु है, ओ कंठोष्ठ है। अब भैया आप तो ये समझ लो, आ भरतपुर को है, ई ऊ री और री, ये चारों जनी बाजने माऊ की हैं, देखे ना। अब आ अकेला है और 4 शादियां हुई उसकी, ठीक है भाई, दशरथ से भी ऊपर निकल गया ये। अब देखो यहां पे आ की शादी, पहली शादी हुई ई से, आ कंठ है और ई को नाम तालु है। अब कंठ तालु की संतान कौन होगी, कंठ तालु, कंठ तालु की संतान कंठ तालु। अब कह सके तुम आ और ई की जगह पे ए क्यों होगो, भैया कंठ तालु की जगह कंठ तालु ही तो बैठेगो, न्यू होगो, ये आएगी समझ में, ठीक है भाई। अरे आ के बाद में ई आ जाए तो दोनों की जगह पे ए कर दो। आचार्य ने कहा ना, आ के बाद में ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, री आ जाए, तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर गुण कर दो। आचार्य तो ये कहने लगे, क्या कर दो भैया, गुण कर दो। अब गुण कौन करें, गुण नाम वाले तो भैया 3 स्वर हैं, अ ए ओ, अब इनमें से कौन सा करें। अरे आ के बाद में ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए गुण करो, ठीक है गुरुजी। अब आ के बाद में ऊ आ जाए तो हम क्या करें, अब क्यों करें, तो देखो ये कंठ है, ये ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ की जगह कंठोष्ठ करो, कंठोष्ठ की जगह कंठोष्ठ गुण होगा तो क्या करेंगे हम, ओ, ठीक है ना, ओ कर दिया हमने। अब बन गई गुरुजी, आ कंठ है और री मूर्धा है, और कंठ मूर्धा की जगह तो कंठ मूर्धा ही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मान के बिल्कुल चाहिए। अरे पहले कंठ वाला अक्षर तो लो, अरे आ के बाद में री आ जाए तो हम क्या करें, पहले कंठ वाला अक्षर ले लो। अब आचार्य कहने लगे, संस्कृत में एक सूत्र आता है उरण रप रहा, वो ये कहता है उस गुण संधि के अंतर्गत और वृद्धि के अंतर्गत उस री को तो करो रा और री को कर दो ला। अब री की जगह पे क्या करेंगे हम, रा, ठीक है नहीं। अब देखो आ के बाद में री आ जाए तो देखो पहले कंठ की जगह, अब यह जगह ई कंठ है, ई दंत है, कंठ दंत की जगह कंठ दंत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कंठ वाला गुण तो लो। अब हमने आ ले लिया, आ ले लिया, लो भैया आ तो लिया हमने, और री को हमने ला में बदल दिया। अब यहां देखो क्या बन गया, अल, और ये क्या बन गया, अर। अब देखो आ और ए कंठ तालु की जगह कंठ तालु, कंठोष्ठ की जगह कंठोष्ठ, कंठ मूर्धा की जगह कंठ मूर्धा, और कंठ दंत की जगह कंठ दंत। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो हमारी समझ में आ गया, आ के बाद में ई आ जाए तो दोनों का, टिप लो, दोनों का। आ के बाद में ऊ आ जाए तो दोनों का, आ के बाद में री आए तो दोनों का, री आए तो दोनों का। इस परिवर्तन को ही गुण स्वर संधि कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि गुण संधि का नाम गुण कैसे पड़ा। देखो गुण संधि का नाम गुण ऐसे पड़ा, पहले तो आचार्य ने 3 स्वरों का नाम गुण रखा, नाम ही गुण रख दिया कि ओए 3 बच्चों तुम्हारा नाम क्या है, गुण। जब भी मैं बुलाऊंगा तो भगे चले आना सारे वर्णों में से, गुण आ जाओ, तो भैया 3 जने भगे आ गए, कुड़ुम कुड़ुम कुड़ुम, अ ए ओ, ठीक है भाई, आगे ना समझ में। अब देखो 3 बच्चों का नाम गुण हो गया। अब इनमें से परिवर्तन होगा भैया, इसने कहा आ के बाद में ई आ जाए तो दोनों का, ऊ आए तो दोनों का, री आए तो, यानी आ के बाद में ये अक्षर बैठे हुए हैं तो इनकी जगह गुण करो। तो मान की कौन सा गुण करें, अरे कंठ तालु की जगह कंठ तालु करो, कंठोष्ठ की जगह कंठोष्ठ करो, कंठ मूर्धा की जगह कंठ मूर्धा करो, और कंठ दंत की जगह कंठ दंत करो। क्लियर है। यहां से आगे इस सब को लिखाऊंगा मैं कल, समझ में तो आ गया। आते ही हम इसको लिखाएंगे और इसके उदाहरण सीखेंगे, ठीक है ना। दीर्घ पढ़ा आज हमने और गुण की तह तक पहुंचे, गुण की सकल रूप रंग सीखे हमने। अब उदाहरण तो हम आसानी से दे लेंगे इसके, ठीक है ना। जय श्री कृष्णा।